हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ऊपर वाले की दुआ से आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो चलिए, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्वीट पॉइजन। बहुत दर्दनाक और ज़बरदस्त कहानी है। तो चलिए, विलम्ब न करते हुए हम आप लोग को कहानी को ले चलते हैं। बरसों पुराने दिनों की बात है। शंकरपुर गांव में एक लड़का अपने घर के सामने एक लड़की से झूठा प्यार का इजहार जताता रहता है, लेकिन लड़की उसके प्यार में पागल बनी रहती है। एक दिन की बात है कि लड़का उसे बोलता है कि चलो मेरे संग कहीं दूर भाग चलते हैं। लड़की राजी हो जाती है और ये दोनों गांव छोड़कर भाग निकलते हैं। उधर लड़का लड़की के माँ बाप तो ढूंढते हैं, लेकिन न लड़की का पता चलता है और न लड़का का पता चलता है। दोनों घर वाले परेशान नज़र आते हैं। तब तक लड़का लड़की को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है। कुछ महीने के लिए किराए के कमरे को लेकर लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है और जब जी भर जाता है तो उसे दिल्ली के कोठे पर बेच देता है और वापस घर पहुंच जाता है। पूरे गांव में खलबली सी मच जाती है कि ठाकुर देवेंद्र सिंह का लड़का गुड्डू तो आ गया, लेकिन तिवारी जी की बिटिया रीना नहीं आई। उसके गांव वाले लोग या यार दोस्त पूछते हैं कि तिवारी जी की बिटिया रीना को कहाँ छोड़ आया। यह सुनकर उसका सर से पांव तक फट जाता है और पसीना चलने लगता है और गुड्डू अपने झूठ पर पर्दा डालते हुए कहता है कि अरे, सारा गांव यह क्या कह रहा है। मेरे पापा तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला एमए का लेना था, इसलिए वो मुझे दिल्ली भेज रखे थे और मैं 3 महीने उसी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और एग्ज़ाम देकर घर लौट रहा हूँ, जबकि सारे गांव के लोग मेरे को गलत ठहराव दे रहे हैं। लेकिन तिवारी जी भी पंचायत लेकर रीना के लिए उसे घर पहुंच जाते हैं। बैठक बैठी है। उस गांव में ठाकुरों की बोलबाल रहता है। देख रहे हैं देवेंद्र सिंह कि मेरा बेटा ही गलत किया है, लेकिन वो तो मुकर जाते हैं जैसे मानो कि मेरा बेटा दूध का धुला हुआ है। वो तो ऐसा काम ही नहीं कर सकता, ऐसा काम ही नहीं कर सकता। सारे गांव के ठाकुर मजाक उड़ाते हैं कि शर्म आनी चाहिए तिवारी जी, आपका लड़की किसके संग में भाग निकली और ऐसे में शरीफ लड़का गुड्डू पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कि आज तक ऐसा काम ही नहीं कर सकता। आपको हिम्मत कैसे हुआ कि आप हमारे बेटे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जाइए, हमारे दरवाजे से निकल जाइए। आपको मैं एक ब्राह्मण के नाते छोड़ देता हूँ, नहीं तो यदि कोई आपकी जगह दूसरा होता तो उसे मैं माँ काली का भेंट चढ़ा दिया होता। तिवारी जी भी उसके दरवाजे पर से रोकर चले जाते हैं, लेकिन लड़का को रात के आंखों में नींद कहाँ। वो तो पूरी रात यही सोचता है कि रीना को कोठा पर बेचकर मैंने गलत किया, जो हमसे सच्चा प्यार करती थी और मैं झूठा प्यार के नाटक रच के कोठे पर बेचकर 2 लाख रुपए लेकर घर चला आया। लेकिन रीना के पेट में जो हमारा बच्चा 3 महीने का पल रहा है, उसका क्या होगा। वह धीरे धीरे उसको भूलना चाहता है, लेकिन भूले कैसे जब से बच्चा ठहरा है। वो भी रीना के प्यार में पागल बना रहता है। उधर दूसरे दृश्य में रीना जिस कोठे पर टॉय बनकर रह रही है, उस कोठे पर बड़े बड़े घरों के शहजादे मुंह मारने के लिए चले जाते हैं। वैसे में ही रीना का एक पड़ोस का लड़का मुकेश, जो दिल्ली के टैंक रोड में रहता है, जो 4 दोस्त के बहकावे में उस कोठे पर चला जाता है, तो वो सारी लड़कियों को छोड़कर रीना को ही पसंद करता है, क्योंकि रीना तो इतनी खूबसूरत है जो कि लगता है कि मानो आसमान से परी उतर आई हो। और 16 श्रृंगार में उसे देख उसे लगता है कि वो ऐश्वर्या राय को पा लिया है। जब रीना को एक कमरे में लेकर जाता है तो देखता है कि डबल बेड लगी है। वहाँ पर वो रीना को बड़ी गौर से देख रहा है। तो रीना कहती है, हवस के भूखे भेड़िए, अब क्या देख रहा है, अपना भूख मिटा ले। जब वो रीना के गाल पर हाथ फेरना ही चाहता है, तब तक मानो उसे करंट की झटका लगती है और उसे अपने स्कूल में पढ़ते हुए रीना की शक्ल उस रीना में दिखाई देती है और वह दूर हट जाता है। तब रीना फिर पूछती है गुस्सा में, क्या हुआ, ऐसा क्या देख रहा है। रीना फिर बोलती है, बिकी जवानी नारी की भाड़ में जाए रूल, बिकी जवानी नारी की भाड़ में जाए रूल, 1000 पर लगती ये बाजार, यहाँ का यहीं वसूल, वहाँ निरोध का पैकेट रखा है, उठा ले। तब तक वह खींच कर रीना को एक थप्पड़ लगाता है। अरे, तुम पहचानती नहीं हो, तुम तो हमारे पड़ोसी गांव शंकरपुर की तिवारी जी की बिटिया हो। इतना कह ही रहा है कि उसकी भी याद आ जाती है। तब रीना कहती है, मुकेश भैया,
आप हमारे पापा के जिगरी दोस्त रामू चाचा डिहवारपुर के रहने वाले हैं, उनके बेटे हो जो हमारे घर की खेती नकदी पैसों से करते हैं। हाँ रीना, तुम यहाँ कैसे ऐसी दलदल में फंसी हो? तब वह तब तक रीना फूट फूट कर रोने लगती है, मानो जैसे नदी से नीर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तब तक मुकेश आंसू पोंछते हुए, चुप हो जाओ, धीरज रखो। धीरज के सामने भयंकर संकट भी धुआं की बादलों की तरह उड़ जाते हैं। तुम्हारे संग में क्या हुआ, हमें बताओ। रोते रोते रीना मुकेश को सारा बात बता देती है और मुकेश जानकर सारी बातें कुछ देर तक आश्चर्यचकित रहता है, फिर सोचता है और पूछता है कि यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता के बारे में मालूम है तो बताओ। मैं तो कभी ऐसे काम में आता नहीं, कुछ यार दोस्त के बहकावे में मैं इस मीना बाज़ार में घुस आया हूँ। रीना कहती है, भैया इस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है, एक ही उपाय है। यहाँ से अमीर शहजादे 20,000 30,000 पर लड़कियों को एक रात के लिए अपने कमरे बुलाते हैं और साथ में ये लोग अपने कार में बैठा कर ले जाते हैं और पूरी रात के लिए उसके कमरे छोड़ देते हैं और सुबह लेकर चले आते हैं। तब मुकेश कहता है, लेकिन इतना पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होगा? मैं तो 8,000 की नौकरी करता हूँ। लेकिन उसकी एक उपाय कानों में गूंजती है और वो मुकेश अपनी बहन के शादी करने के लिए 3 से 4 माह से पैसे इकट्ठे कर 20,000 रुपये अपने अकाउंट पर रखा रहता है और वह बाहर निकल कर आता है और एटीएम से मात्र 5,000 रुपये निकाल कर लाता है और उस लड़की के मालकिन को कहता है कि मैं रीना को एक रात के लिए अपने कमरे लेकर जाना चाहता हूँ, कितना पैसा लोगी? तो उसकी मालकिन कहती है, अरे वो चिकने, अभी तो रीना को इस कोठे पर आए हुए 2 से 3 दिन ही हो रहे हैं और उसकी कीमत यहाँ से जो कमरे लेकर जाएगा उसे 30,000 भुगतान करना पड़ेगा। फिर और वह न सोचता है और न संकोचता है और काउंटर पर 5,000 रुपये पटक देता है और मुकेश कहता है कि बाकी पेमेंट कल वापस आते समय कैश में कर दूंगा। उसकी मालकिन रूम एड्रेस लेती है और उस पता पर अपने कार से अपने दलाल के साथ उसके कमरे भेज देती है। वहाँ कमरे ले जाकर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सारी खबर बताता है और पुलिस को गाड़ी उसके कमरे पर लाइन लग जाती है। वहाँ पुलिस की रेड देखकर दलाल बाहर से एक दूसरे कमरे में बैठा है, वो वहाँ से भागना चाहता है पर पुलिस उसे दबोच लेती है और मुकेश ठाकुर देवेंद्र सिंह के प्रति केस दर्ज करवाता है और उस लड़की रीना को अपने गांव लेकर आता है। तीसरे दृश्य में उधर शंकरपुर गांव में शंकरपुर थाना ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह के घर पर छापा मारकर गुड्डू को रंगे हाथे पकड़ती है। तब तक मुकेश दूसरे दिन घर पहुंचता है, अपने पापा रामू से सारा हाल बताता है कि ये शंकरपुर के तिवारी जी की बिटियां हैं। रामू, अरे बिटिया ऐसी हालत में धीरज रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। और मुकेश रामू और रामू की पत्नी और अपने संग में रीना को लेकर शंकरपुर गांव में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही तिवारी जी पंचायत बिटोरते हैं और गांव में खलबली सी मच जाती है। ऐसे तो ठाकुरों की गांव है, वहां ठाकुरों की दबाव भी है, लेकिन कानून के आगे सबको झुकना पड़ता है और वहां ये मामला कोर्ट में चला जाता है। इसे घिनौने कर्म से कानून गुड्डू को फांसी की सज़ा सुनाती है। ठाकुर लोग देखते रह जाते हैं। जब गुड्डू को फांसी पर चढ़ाया जाता है तो गुड्डू की अंतिम इच्छा जानने के लिए बोला जाता है कि बताओ तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। तो गुड्डू अपने माँ बाप से न मिलने को कहकर वह रीना से ही मिलने को कहता है कि मेरे सामने एक बार रीना को आप लोग ला दीजिए, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। फिर सेनापति बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वो रीना को सामने लाया जाता है तो रीना बिलख बिलख कर रोने लगती है गुड्डू को पकड़कर और गुड्डू के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी रोने लगता है। फिर गुड्डू रीना से कहता है, माफ़ करना रीना, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा। जो मैं तुम्हारे संग गलती किया उसका मुझे तो सज़ा आज तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं क्या करता, आज के समाज की वजह से मैं ऐसे तुम्हारे संग में किया, क्योंकि मैं एक ठाकुर का लड़का और तुम ठहरी एक ब्राह्मण की जवानी की आँच न बर्दाश्त हुआ तो तुम्हारे संग में गलत कदम उठा लिया और मैं सोचा कि तुमको अपने घर अपनी पत्नी बनाकर ले जाता तो मेरे बाप ठाकुर देवेंद्र सिंह किसी का नहीं सुनता और मुझे जान से मार देता और परंपरा के अनुसार मेरे यहाँ कोई हाथ नहीं धोता और मुझे अपनी जाति से लोग को अलग कर देते।
यही सोचकर मैं तुम्हारे संग ऐसा कदम उठा लिया। अब मैं मरते दम तक तुझसे माफ़ी चाहूँगा। मुझे माफ़ कर देना रीना। मुझे माफ़ ओर से मुँह मोड़ लेता है। तब तक वहाँ पर रीना की एकाएक चीख निकलती है, ठहरो सूली पर चढ़ाने वाले लोग, हमारे लिए नहीं तो मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है उसके लिए। तो सोच लो, अगर गुड्डू की फांसी हो जाएगी तो उस बच्चा के बाप का नाम किसे दूंगी। सोचो दुनिया वाले, सोचो। रो रो कर कहती है कि हमारा संविधान कहता है कि 3 महीने के बच्चे को गर्भपात नहीं हो सकता, जो करता है वो बड़ा पापी होता है। और 3 महीने बाद बच्चा चलने लगता है। अगर गुड्डू की फांसी हो रही है तो समझो हमारी ज़िंदगी की फांसी हो रही है, और पेट में पलने वाले बच्चे की भी ज़िंदगी की फांसी हो रही है। इसलिए बिलख कर रोती हुई जज से गुहार लगाती है और कहती है कि कुछ करो दुनिया वालों, कुछ करो दुनिया वालों। और गुड्डू के फांसी से उतार कर रिश्ते में लगने वाली बाप, पेट में पलने वाले बेटे और मैं रिश्ते में बनने वाली माँ की ज़िंदगी से आज़ाद करो दुनिया वालों, ज़िंदगी से आज़ाद करो दुनिया वालों। मैं आंचल बिछाकर भीख मांग रही हूँ, आज़ाद करो दुनिया वालों, आज़ाद करो दुनिया वालों। फांसी देने वाले ऐसी ममता में एक माँ के भाषा की सीख सुनकर जल्लाद भी काँप उठता है और जल्लाद के हाथों से फंसरी की रसरी छूट जाती है और गुड्डू दौड़कर रीना को गले लगा लेता है और रीना को कोर्ट मैरिज वहीं से शादी करके घर ले जाता है। इस अवस्था को अल्हेड़ापन बताते हुए कविता के माध्यम से इस पंक्ति में कहना चाहता है, चढ़ती है जब नारी की जौवन, समझ न पाती है मेरा कौवन। चढ़ती है जब नारी की जौवन, समझ न पाती है मेरा कौवन। ना जाने पिता पुत्र है भाई, रूप पर लेती सबको लुभाई। नैनन से कर लेती बस में, डुबो देती पुरुष को रस में। ना मिले नर तो धूम मचौवन, समझ न पाती है मेरा कौवन। चढ़ती है जब नारी की जौवन, समझ न पाती है मेरा कौवन। फिर कभी दूसरे पंक्ति में कहता है कि कहाँ काकर कहाँ मचान, कहाँ काकर कहाँ मचान, इनको न है जाति का ज्ञान। इज्जत की देती कुर्बानी, जी भरे जिसको उसको सानी। सुजीत शिक्षार्थी का यही बयान, घर परिवार का डूब जाए शान। मीठा जहर के जूस पियौवन, समझ न पाती है मेरा कौवन। चढ़ती है जब नारी की जौवन, समझ न पाती है मेरा कौवन। कवि सुजीत शिक्षार्थी अपने खड़ी हिंदी के कविता के पंक्ति में कहना चाहते हैं कि जब नारी की यौवन चढ़ जाती है तो यह नहीं समझ पाती है कि ये मेरा कौन है। इतना तक कि वो यह भी नहीं समझ पाती है कि ये मेरा कौन है। इतना तक कि वो ये भी नहीं समझ पाती है कि पिता है, कि पुत्र है, कि भाई है। अपने रूप के यौवन पर सबको लुभा लेती है और नैनन से बस में करके पुरुष को अपने रस में डुबो देती है। अगर नर न मिले तो उसे तलाश में व्याकुल रहती है। अगर प्लीज़ आप लोग को कहानी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मैं दूसरा कहानी लेकर, भूखमरी की दवा। तब तक दिल थाम कर इंतज़ार कीजिए। आपका प्रिय कवि सुजीत शिक्षार्थी।